क्या मंदी आने वाली है या मंदी आ चुकी है? मुझे तो लगता है भैया मंदी आ चुकी है, लेकिन उसका असर अभी आम जनता तक दिख नहीं रहा है। लेकिन ज़्यादा समय है नहीं, मुझे लग रहा है इसका असर दिखने में। जल्दी असर दिख सकता है। क्यों मैं बात ये कह रहा हूँ अभी समझाऊंगा आपको, और इस मंदी का इम्पैक्ट क्या होगा, ये मंदी क्यों है, इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्टर डूबेंगे और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, सब कुछ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अभी रिसेंटली उदय कोटक, इन्होंने कहा है कि जल्द ही मेजर इकोनॉमिक शॉक देखने को मिलेगा पूरे भारत को। इस मेजर इकोनॉमिक शॉक का कारण क्या है? बेसिक तो आपको पता ही होगा, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्रूड ऑयल, तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आता है, अमेरिका ईरान का जो लड़ाई चल रहा है वो एरिया ब्लॉक है, अभी तक प्रॉपर सप्लाई है नहीं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी अब बढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, ये पेट्रोल डीजल के दाम 2 महीने पहले ही बढ़ जाने चाहिए थे। 2 महीने पहले नहीं बढ़े। और 2 महीने पहले क्यों बढ़ जाने चाहिए थे? क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने पहले हमने जब वीडियो किया था, या न्यूज़ भी अगर आप ट्रैक करते हो, तो हर तरफ न्यूज़ में ये बात चल रही थी कि भारत के पास 2 महीने का पेट्रोल डीजल का स्टॉक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक है, नया सप्लाई अच्छे तरीके से भारत में आ नहीं रहा है। 2 महीने का अगर पेट्रोल डीजल का स्टॉक था और 2 महीने बीत चुके हैं, तो प्राइसेस तो उसी वक्त बढ़ जाने चाहिए थे ना। उस समय प्राइसेस नहीं बढ़े। उसका एक मेजर कारण शायद ये हो सकता है क्योंकि देश में इलेक्शन भी थे, तो सरकार अगर उस समय प्राइसेस बढ़ती तो उनका इलेक्शन पे इम्पैक्ट आ सकता था। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन हो चुका है, सब कुछ पूरा हो गया भैया, तो अब समय है बढ़ाने का। अब देखो, आप इंपोर्ट ड्यूटी के टैक्सेस बढ़ गए, गोल्ड के, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अभी कई सारी चीज़ें अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलती है कि दिन में ओला उबर बंद कर दिया भैया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है अभी महीने 2 महीने बाद नहीं, कुछ ही दिनों बाद अलग अलग झटके देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब उस झटके की शुरुआत ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल से हो रही है, क्रूड ऑयल से हो रही है, जो इंपोर्ट वहां से होना है। अब सीक्वेंस समझाता हूं आपको, कैसे ये मंदी आम आदमी को इंपैक्ट करने वाली है, और ये मंदी जो अभी दिख नहीं रही है, कैसे ये दिखना शुरू होगी। सबसे पहली चीज, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे ना, बढ़ चुके हैं, जो कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो समझ लो कंपनी की हालत खराब हो जाती है। कौन सी कंपनी? कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी सर्विसेज कंपनी है, कुछ भी बना रही है। आप आटा दाल चावल कपड़े लत्ते कुछ भी खरीदते हो भैया, धनिया पनिया टूथपेस्ट जो भी खरीदते हो अपने घर में, हर चीज का भाव बढ़ेगा। क्यों? लेट्स सपोज, मान लो आप मैगी खाते हो ना घर में। मैगी जो कंपनी बना रही होती है, उस कंपनी को बनाने के लिए उसको मैदा इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, नमक इंपोर्ट करना पड़ता है, और पता नहीं जो भी उसको सॉल्ट वॉल्ट यूज़ करना होगा वो करते होंगे इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट कहाँ से होता है? कहीं ना किसी जगह से इंपोर्ट होता है। वो इंपोर्ट कैसे होता है? किसी ना किसी ट्रक पे इंपोर्ट होता है। और ट्रक किससे चलता है? पेट्रोल डीजल से। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो ट्रक वाला अपना चार्ज बढ़ा देगा। जब ट्रक वाला अपना चार्ज बढ़ा देगा, कौन बियर करेगा? वो कंपनी बियर करेगी। लेट्स सपोज अगर 10 रुपए की मैगी आज बिक रही है, तो हो सकता है वो मैगी 12 या 15 की हो जाए, या फिर मैगी की क्वांटिटी कम हो जाए। अभी बहुत सारी एफएमसीजी कंपनियों ने करना शुरू भी कर दिया है, जैसे बिस्किट वगैरह। हमने इस पे एक रील भी करी थी, बिस्किट वगैरह के वो पैकेट अब छोटे हो चुके हैं। तो देखो, जब कंपनियों पे बर्डन पड़ रहा है, कंपनियों पे जब बर्डन पड़ रहा है, कंपनी को महंगा पड़ रहा है रॉ मटेरियल, तो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएगी। प्लस उसके साथ कंपनी के पास एक और बड़ा आसान जरिया होता है कि कॉस्टिंग एक्स्ट्रा जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे बचने के लिए ले ऑफ, एम्प्लॉयज निकालो भैया। और अभी रिसेंटली आप बहुत सारी कंपनियों के न्यूज़ सुन भी रहे हो, क्योंकि एम्प्लॉयज निकाले जा रहे हैं। और अभी तो असल न्यूज़ आना बाकी है, क्योंकि एक चीज़ समझिए, ये वॉर पिछले 2 फरवरी से चल रहा है ना, 2-3 महीने हो गए। तो 2-3 महीनों में ये कंपनियों का धंधा तो लॉस हुआ होगा, और उन कंपनियों का अब जब रिजल्ट आएगा कि उन कंपनियों ने अच्छा खासा धंधा नहीं किया भैया, लॉस हुआ, ठीक ठाक नहीं कर पाए, तो अब उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अब देखो, होता क्या है कि जैसा मैंने बताया कि कंपनियां जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगी और लोगों को निकालेगी, कर्मचारियों को निकालेगी। अब जब कर्मचारियों को निकाला जाता है, तो जरा उस कर्मचारी का भी सोचो भैया। वो कर्मचारी शायद कोई होम लोन लेकर के बैठा होगा, काहे कि मान के चल रहा है कि हमारी तो नौकरी सेफ है, हमारा 1,00,000 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपये महीना जो भी आ रहा है वो तो आ ही रहा है, और 5 साल से 10 साल से आ रहा है, क्या ही हो जाएगा। वो सेफ मान करके होम लोन लेकर के बैठा है, कोई पर्सनल लोन लेकर के बैठा है, कोई
कार लोन लेकर के बैठा है, यहाँ तक कि आईफोन है तो वो भी ईएमआई पे चल रही है, फ्रिज है ईएमआई पे, टीवी है ईएमआई पे। आजकल तो ईएमआई का कल्चर है ना, और हम मिडिल क्लास वाले भैया ईएमआई हट जाए तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो ईएमआई पे डिपेंडेंसी तो भैया भरपूर है हम मिडिल क्लास वालों की। अब जब कंपनियां कर्मचारियों को बाहर करेगी, जो कर्मचारी बाहर हुआ वो ईएमआई होम लोन का कैसे भरेगा, वो आईफोन की ईएमआई कैसे भरेगा, वो कार की ईएमआई कैसे भरेगा, उसने जिस भी चीज़ का कर्जा ले रखा है उसकी ईएमआई कैसे जाएगी। अच्छा, ईएमआई किसको जाती है? बैंक को। जब बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाएगी तो बड़ी संख्या में लोग ईएमआई भी नहीं भर पाएंगे, तो बैंकों को भैया होम लोन की ईएमआई नहीं मिलेगी, कार का लोन दे रखा उसकी ईएमआई नहीं मिलेगी, तो बैंकों पर प्रेशर बढ़ा। तो जब बैंकों पर प्रेशर बढ़ा तो बैंकों का एनपीए रेट बढ़ जाता है। एनपीए रेट का मतलब डिफॉल्टर्स की संख्या। डिफॉल्टर्स का संख्या मतलब जब कोई ईएमआई नहीं चुका पाता, ज़्यादा नंबर्स में बैंकों का अगर कोई ईएमआई नहीं चुका पा रहा है, लोन वापस नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं कि बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, डिफॉल्टर्स के केस में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे बैंक का धंधा खराब होता है। बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का बिजनेस तो यही है ना कि भैया लोगों को लोन दो और उससे इंटरेस्ट कमाओ। बैंक का यही धंधा है। जब लोन ही वापस नहीं आएंगे तो सोच के देखो बैंक कैसे सर्वाइव करेंगे। और ये सुनने में आपको हो सकता है कि छोटा लग रहा हो कि भैया 2-4 लोग लोन का ईएमआई नहीं भरेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन बात यहाँ 2-4 की नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है हमारी। 140 करोड़ में कितने लोगों ने लोन वोन ले रखा होगा भैया। और ये उदय कोटक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कोटक महिंद्रा के भैया। तो बैंकों की अब हालत खराब होगी। और बैंकों की जब हालत खराब होती है, 2008 का किस्सा आपको याद है? 2008 में जो महामंदी आई थी पूरी दुनिया में, उसकी शुरुआत भी यूएस से ही हुई थी। ये वाला भी शुरुआत यूएस से ही होता है। शुरुआत देखो यूएस से ही होता है। इस बार तो ट्रम्प चाचा के कांड ने कराया ये मंदी का शुरुआत। उस समय लेमन ब्रदर्स का कांड हुआ था, बैंक्स डूबे थे। और जब बैंक डूबता है तो असल मंदी आम आदमी को दिखना शुरू होती है, क्योंकि जब तक बैंक नहीं डूबे उस मंदी का असर आम आदमी को नहीं दिखता है। पीछे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको तो दिखना शुरू हो जाता है, उनके बिजनेस पे इंपैक्ट तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन आम आदमी तक असर नहीं दिखता। आम आदमी को असर दिखता है जब बैंक में खलबली मचती है। और बैंक में खलबली भैया अभी आया नहीं है, आ सकता है। तो सवाल ये है कि ये जो महामंदी आएगी इससे इंपैक्ट कैसे, क्या क्या किस किस सेक्टर को पड़ सकता है। सबसे पहले देखो भैया, लोन अगर डिफॉल्टर्स होते हैं, लोन की ईएमआई अगर नहीं चुकाई जाती बैंकों की हालत खराब होती है, तो बैंक डूबेंगे। और भारत में एक भी अगर बैंक डूबा भैया, तो समझ लो पूरे देश में ना हाहाकार मचेगा। क्योंकि एक जब बैंक डूबता है ना, तो समझ लो बैंक एक लास्ट कड़ी होती है। कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी प्रोडक्ट का, वो कंपनी लॉस में जाती है। और कंपनी की बात मतलब एक कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, देश की इकोनॉमी को चलाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जब लॉस में जाती हैं, वहां से कर्मचारियों को निकालती है, कर्मचारी ईएमआई नहीं दे पाता, बैंक को पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, बैंक जब डूबने की कगार पे आती है, फिर आता है महामंदी। और जब बैंक डूबेंगे तो सोच के देखो, रियल एस्टेट डूबेगा सबसे पहले। रियल एस्टेट क्यों डूबेगा? लोगों ने प्रॉपर्टी ले रखी है, घर ले रखा है, दुकान ले रखा है, तो बैंक क्या करेगा? जब पैसा वापस नहीं आ रहा तो उन प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा। जब बैंक नीलाम करेगा तो सस्ते में नीलाम करेगा, वो बिल्डर वाले रेट पे नीलाम नहीं करेगा, सस्ते में नीलाम करेगा। तो सस्ते में नीलाम करेगा तो लोगों के पास ऑप्शन हो गया, भाई नीलामी का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर का फ्रेश प्रॉपर्टी कौन खरीदेगा? और जब बिल्डर का फ्रेश प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आदमी को लोन चाहिए, बैंक्स को पता है कि हमारी हालत टाइट है, वो लोन कहाँ से देगा? सोच के देखो, बैंक की हालत टाइट है, उस समय लोग आ जाएं एफडी तोड़ने के लिए, एफडी का पैसा लो, एफडी दे पाएगी बैंक पैसा वापस? सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आ जाएं, सेविंग अकाउंट से बैंक दे पाएगी पैसा वापस? यही कारण है। देखो अभी करंट न्यूज़, एक चीज़ आपको यह भी बता देता हूं, इस वक्त 61,000 करोड़ अप्रैल में, पहले 15 दिन में देश में 61,000 करोड़ बैंक से कैश निकाला गया है। और यह नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर। 61,000 करोड़ सिर्फ अप्रैल के पहले 15 दिन में बैंकों से निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं? समझ लो भैया, आम आदमी को चीज़ें पता नहीं चल रही है क्या चल रहा है, लेकिन जो बड़े दिग्गज लोग हैं उनको सब समझ में आ रहा है कि हालत अभी कितनी टाइट है। मोदी जी ऐसे ही आकर के नहीं कह रहे हैं भैया सोना मत खरीदो, विदेश मत घूमने जाओ, फालतू के एक्सपेंसेस रोको।
पीछे बहुत हालत टाइट है, और हालत टाइट की वजह वो बुढ़ाऊ जो चचा बैठा है अमेरिका में, वहाँ से शुरुआत हुई है, उसने करा है। इसमें ये ना समझ लेना कि अरे ये मोदी है तो हालत ख़राब कर दे। मोदी की गलती नहीं है भैया, यहाँ पे वो क्या कर लेगा बेचारा। वो चचा जो विदेश में बैठा है अमेरिका वाला, उसने हालत ख़राब करी है। हाँ, मोदी जी पे इस बात का प्रेशर ज़रूर है कि वो भैया ये जो चैलेंज आया है उससे जूझेंगे कैसे, देश को निकालेंगे कैसे, क्योंकि मंदी तो आ चुकी है। कोई कहे कि मंदी आएगी तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो मंदी आ चुकी है, आम आदमी को दिख नहीं रहा है। आम आदमी को कुछ महीनों रुको नहीं कहूँगा मैं, कुछ हफ्ते या फिर कुछ दिनों में इसकी आहट न्यूज़ चैनल के ज़रिए दिखने लग जाएगी। और पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं, तो शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कमेंट में, अरे ये आदमी बड़ा डरा रहा है यार। डरा नहीं रहा हूँ सर, थोड़ा पहले अवगत करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, चेता रहा हूँ, और मेरा चेताने का भी एक पर्पस है। अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। आपकी भलाई है मेरा पर्पस। भलाई क्या है, अच्छा समझा ही देता हूँ। मैं बेसिकली ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भैया थोड़ा सचेत अगर पहले मैंने कर दिया ना, तो आपके जो उटपटांग खर्चे होंगे, कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रखा होगा, कुछ खरीदने का प्लान बना रखा होगा, शौक़ बहुत सारे जगे हुए होंगे, उसको पूरा करना है, तो थोड़ी देर रुक जाओगे। थोड़ा हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम पे हाथ पैर मारने लग जाओगे, अगर पहले से पता चल जाए कि खतरा आने वाला है। जो सोच के बैठे हो ना, हम 10 साल से नौकरी कर ले, हमारा क्या ही चला जाएगा, कंपनी हम पर भरोसा करती है, हमारा मैनेजर हमेशा खुश रहता है, हर साल अप्रेजल होता है, इस साल हो सकता है नौकरी से निकाल दिए जाओ। पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा ही, और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि ऐसा आपके साथ हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है सर। तो अलर्ट हो जाइए, ठीक है। और मेरा पर्पस ही अलर्ट करना है आपको। तो 61,000 करोड़ ऑलरेडी पिछले अप्रैल के शुरुआती 15 दिन में निकल चुके हैं। तो मतलब समझ लो कि कैश लोग निकाल रहे हैं। कैश क्यों निकाल रहे हैं लोग, इससे क्या हो जाएगा अभी अगले वाले स्लाइड में बताता हूँ। फिलहाल पहले ये समझो कि बैंक जब डूबेंगे तो भैया रियल एस्टेट डूबेगा। कौन खरीदेगा प्रॉपर्टी यार, कौन खरीदेगा दुकान, कौन खरीदेगा घर। और ऐसे में एक मौका बनता है उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा वैसा बचा के रखे हैं। भैया बिल्डर से नेगोशिएट करो, किसी भी बिल्डर से। बिल्डर दिखाएगा कि भैया हमारे पास बहुत सारे बायर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रेट कम नहीं करेंगे। ढंग से नेगोशिएट करो, हो सकता है कि 50% कम पे प्रॉपर्टी दे दे, और बहुत सारे बिल्डर अभी दे रहे हैं। ढंग से अगर नेगोशिएट करने बैठे तो 50% कम में प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि बिल्डर को पता है कि पीछे क्या चल रहा है। और अगर रियल एस्टेट डूबा, नए कंस्ट्रक्शन नहीं हुए, तो सीमेंट कौन खरीदेगा। घर बनाने में, प्रॉपर्टी बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उन सारी कंपनियों का क्या होगा, वो सब भी डूबेंगे। मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी लिख ज़रूर दिया है, लेकिन इम्पैक्ट ना हर सेक्टर पे आएगा, हर इंडस्ट्री पे आएगा, हर जगह, हर कुछ तो हर जगह तबाही मचेगी भैया, बचेगा कोई नहीं है, समझ लो। और ये डराना कतई नहीं है, ये अवेयर कराना है। और मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि संभल जाओ, खर्चे थोड़े कंट्रोल कर जाओ। मोदी जी जो कह के गए हैं कि थोड़े खर्चे बचाओ, बाहर ना घूमो, सोना कम खरीदो, बात वो सही है, ठीक है। वो अपनी मंशा हो सकता है जाहिर ना कर पाए हो, मैं बता देता हूँ आपको, खतरा है। वो नहीं बोलेंगे टीवी पर ना कि खतरा है, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा देश में। मैं बोल सकता हूँ, इसलिए बोल भी रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, एफडी भैया ये सब भी टूटेंगे। तो एफडी टूटेंगे तो फिर बैंक के पास पैसे ही नहीं बचेगा। अब मेरा एजेंडा क्या है, मेरा एजेंडा सीधा सा सिंपल सा ये है कि इमरजेंसी फंड अगर आपके पास हैं तो संभाल के रखिए, तोड़िए मत। छोटी मोटी आपदा आए तो ऐसा नहीं कि तोड़ दो भैया, बचा के रखिए। बड़ी आपदा भी आ सकती है, अभी जो आपदा आई होगी हो सकता है छोटी हो, और नहीं है तो बचाने की शुरुआत कर दीजिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है, मैं कहता हूँ भैया आपको सर्वाइवल के लिए 1 महीने में जितना पैसा चाहिए उतना 6 महीने का आपके पास खर्चा होना चाहिए। लेट्स सपोज किसी को अगर 50,000 रुपये लगता है 1 महीने में घर चलाने के लिए, घर में 1 महीने का 50,000 का खर्चा है 17 का मिला के, तो 50,000 × 6 मतलब 3 लाख रुपये आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। ये मत देखो कि उस 3 लाख पर मुझे क्या मिल रहा है रिटर्न, कुछ नहीं, सीधा एफडी करके रखो। और अभी जो समय चल रहा है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझदारी तो यही कहती है कि भैया निकाल के रखो, घर में रखो। हालांकि टैक्सेशन वगैरह, इनकम टैक्स नोटिस फोटिस, वो सब रूल समझ लेना, उसके बाद करना। अभी तो मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा समझदारी है, यहाँ भी खतरा है। अभी देखो, बड़े बैंक्स में अगर आपका अकाउंट है, जो देश के बड़े बैंक हैं, तो उनमें थोड़ा सा रिस्क कम है। लेकिन बड़े बैंक हैं कितने, 2 3 4 बस, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अकाउंट तो उनमें नहीं होता ना। तो अभी तो यहाँ भी आफत है, अगर ये बैंक में है, एफडी में है, सेविंग अकाउंट में है। इसीलिए भैया कैश का विड्रॉल 61,000 करोड़ पहुँच गया है। और साथ में मैं कहता हूँ इंश्योरेंस ज़रूर लो भैया।
अब इंश्योरेंस ये ना समझना कि बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस का रोल बेसिकली ये होता है कि सर कल को आपदा आ गई, नौकरी चाकरी चली गई, किसी तरह का फिजिकल ज़रूरत पड़ गई, हॉस्पिटलाइज एडमिट करने की, हार्ट अटैक आ गया, डिप्रेशन में चले गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ये सब हो, तो हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए आपको अपना ये इमरजेंसी फंड, कैश, या जहाँ जमा करके रखोगे वो सब तोड़ ताड़ ना करना पड़े। इसलिए इंश्योरेंस लेकर के रखिए, खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, और सबसे वाइज इन्वेस्टमेंट है, सबसे समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट है। लिंक मैं हर वीडियो में दे के रखता हूँ, इसमें भी दे दिया है मैंने। बेच नहीं रहा हूँ मैं, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको गाइड कर रहा हूँ। ज़रूरी है ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। जिसके पास नहीं है वो आदमी गधा नहीं है, वो आदमी महागधा है। उस आदमी को बेवकूफ़ नहीं कहेंगे, उस आदमी को महा बेवकूफ़ कहेंगे। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी के पास होना चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा इनकम बनाइए भैया, कुछ भी करो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बिल्ड करो अभी से भैया, आज से ही, जब से वीडियो आप देखना शुरू किया अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो। कुछ नहीं पता भविष्य में क्या हो, और मंदी आए भी ना आए या ना आए, मारो गोली यार, ज़रूरतें पूरी कर अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर पाओगे, सपने पूरी कर पाओगे। एक्स्ट्रा इनकम इसलिए भी ज़रूरी है, जो ज़िंदगी जी रहे हो वही ज़िंदगी जीनी है क्या? थोड़ी बेहतर लाइफ चाहिए ना, तो बेहतर लाइफ के लिए भैया पैसे चाहिए। पैसे नहीं है तो बेहतर लाइफ नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू मेक मनी, एक्स्ट्रा ऑनलाइन मनी, हज़ारों वीडियो मिलेंगे, किसी के भी वीडियो देख जाओ, जिससे जो सीखना है सीखो। कोई भी टिप ले लो, फॉलो करो, एक्सपेरिमेंट करो। एक एक्सपेरिमेंट आपका सब सक्सेसफुल नहीं होगा, कोई एक तरीका आप लगोगे वो उससे पैसे नहीं आने लग जाएंगे। ऐसे 100 तरीके ट्राई करो। 3 महीने लगेगा एक सही आइडिया मिलने में आपको, 3 महीने, लेकिन 3 महीने तक रगड़ो अपने आप को। कोई एक आइडिया मिल गया, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो एक्स्ट्रा इनकम पर काम करो भैया। आपदा अवसर, ये सही आपदा आई है सही अवसर पैदा करने के लिए, तो इस आपदा को आपदा की तरह ना लेकर के अवसर बनाइए। एक्स्ट्रा इनकम पर फोर्स कीजिए। इमरजेंसी फंड ये अगर है तो ज़्यादा बेहतर है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाइए। ठीक है भैया, बाकी आप क्या सोचते हो बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। चलो आज के लिए इतना ही। फिर से कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, और जो मेरा काम है ज़रूरी है सचेत करना। चलो भैया आज के लिए इतना ही, बंद करो।